बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, वो स्पेशली हम ऑफिस में हैं। तो यहाँ पे बाकी सर्विसेज जो मैंने आपको बताया था उसकी कॉलिंग चल रही है, तो उसके वजह से हो सकता है थोड़ी बहुत नॉइज़ आएगी। हम फिर भी अपने प्रेजेंटेशन पे इसको कंट्रोल करके रखना चाहेंगे। तो मेनली क्या है कि हमने जो मॉर्निंग में डिस्कस किया था कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में जाने थे। क्रिप्टो करेंसी में क्या क्या क्यों इसका इवोल्यूशन हुआ, उसका बार्टर के सिस्टम के बाद फिर पेपर मतलब कॉइन्स आया, मेटल आया, फिर मेटल के बाद हमारा जो कंप्लीट करेंसी है, पेपर करेंसी आने के बाद, पेपर करेंसी जब आ गया देन हमारा यूपीआई आया। यूपीआई जो है सो एक कंट्री में ये सब ठीक था। जब हमारा कंट्री बाहर चला गया तो हमें ज़रूरत पड़ी क्रिप्टो करेंसी की। संतोशी नाकामोटो जो उसके फाउंडर हैं, जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ये सारा सिस्टम बनाया, तो ये चीज़ हमने मॉर्निंग में देखा। और हमने फिर उसके बाद देखा कि एक वेबसाइट जो है कॉइन मार्केट कैप, जिसमें 17,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज आज के डेट में लिस्टेड है। क्रिप्टो करेंसी को हम एक एक्सचेंज में डालते हैं जो हमारा बैंक अकाउंट की तरह काम करता है। और वर्ल्ड का सबसे नंबर वन जो है वो बाइनेंस है। हम आगे भी उसमें चीज़ में देखेंगे। और उसके बाद हमने स्टडी किया कि बाइनेंस को मतलब जब हमने देख लिया कि ये एक्सचेंज हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, और उसका लीगलिटी वगैरह जो थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था, तो ये सब कंप्लीट हो गया। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है कि आखिर हमें क्रिप्टो करेंसी में या किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, वाई इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। तो जैसे अब मैं मॉर्निंग में एक स्लाइड देखा था जिसमें कि लोग रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, इन सब चीज़ों में अपना अपना जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट करते हैं। जब भी हम किसी इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक है स्मॉल, मतलब स्मॉल टाइम के लिए हम देखते हैं, स्मॉल पीरियड इन्वेस्टमेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है। स्मॉल पीरियड के बाद एक होता है मिड पीरियड, या मिड मिड टर्म बोलते हैं इसको बेसिकली। इसको स्मॉल पीरियड की जगह शॉर्ट टर्म बोलते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, एक मिड टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, और एक हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये तीन टाइप के इन्वेस्टमेंट हैं। अगर हम इसको ब्रेक करें, जैसे एस आई पीज हुआ या बैंक म्यूचुअल फंड्स हुआ, ये शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के बीच में वैरी करता है। लॉन्ग टर्म में होता है, मतलब शॉर्ट टर्म का मेन मतलब है कि जो 3 साल तक अगर हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म बोलेंगे। 3 साल से 7 साल या 8 साल के बीच का जो रहेगा उसको हम मिड टर्म बोलेंगे। और लॉन्ग टर्म जो है वो 8 साल के बाद कितना भी हो, 10-15 साल, वो लॉन्ग टर्म बोलेंगे। तो इससे आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से हमारा मतलब जो भी हमने डील किया, चाहे एसआईपी किया या बैंक इन्वेस्टमेंट्स किया या फिर हमने रियल एस्टेट में काम किया, तो आप उसका नेचर और पीरियड देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से ये तीन सेगमेंट्स में डिवीजन है। पीएफ भी हो सकता है, पीपीएफ भी हो सकता है। बट इसका मेन क्या है, मेन क्यों आदमी इन्वेस्ट करना चाहता है? तो इसको लेके एक बहुत सारे लोगों का अलग अलग व्यूज रहा है। उसमें से एक व्यू है श्री रॉबर्ट कियोसाकी का। रॉबर्ट रॉबर्ट कियोसाकी जो हैं वो एक मिलीनियर हैं अमेरिका के। और उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखा था। मतलब एक्चुअली बुक लिखने से पहले उन्होंने एक जो एक फ्रीडम फाइटर भी रहे, और उन्होंने आर्मी में भी काम किया था। फिर उसने शेयर्स वगैरह में डील किया, फिर अच्छा खासा उन्होंने पैसा कमा लिया। और पैसा कमाने के बाद वियतनाम में उन्होंने वॉर भी लड़ा था। तो अपना सोशल लाइफ उन्होंने बहुत इस तरह से व्यतीत किया। जब उन्होंने बुक लिखा, तो एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, शायद आप जानते होंगे। तो ये रिच डैड और पुअर डैड जो है, ये रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड जो है वो अपने फ्रेंड के फादर को कहते थे जो एक बिजनेसमैन थे।
और उन्होंने बताया कि किस तरह से एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए लोगों का, और इन्वेस्टमेंट का जो टेक्निक है वो कहीं पे भी सिखाया नहीं जाता। तो और पुअर डैड वो अपने फादर को बोलते थे, जो कि एक स्कूल में टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर थे, और उनको मतलब उन्होंने सिर्फ यही बोला कि अच्छा खासा पढ़ लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर लोगे, सैलरी आ जाएगी, तो वो एक है। तो उन्होंने जब ये बुक लिखा तो एक सेगमेंट को उन्होंने बहुत ज्यादा टच किया। वो उन्होंने 4 क्वाड्रेंट में वर्ल्ड के पॉपुलेशन को और उसके पैसे को डिवाइड किया। ये इसको आप कहीं पे भी देखेंगे तो ESBI के नाम से इस क्वाड्रेंट को बोला गया है। आप में से किन लोगों ने ESBI के बारे में सुना है अब तक? सर अभी तो नहीं सुना ऐसा कुछ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। और किसी का कोई व्यू ESBI को लेके? सर मुझे भी नहीं पता है। ओके। ई का मतलब होता है एम्प्लॉय क्लास। ये जो एम्प्लॉय क्लास होगा, एम्प्लॉय क्लास क्या करता है? अपना टाइम देता है, अपना स्किल देता है, और वो पैसे कमाता है। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। ये जो सेल्फ एम्प्लॉय वाला जो सेक्शन है, ये भी टाइम देता है और अपना स्किल देता है, 2 या 3 हो सकता है उसके साथ आदमी हो, और ये भी पैसे कमाता है। ठीक है, ये जो बिग बिजनेसमैन होता है, ये टाइम लेता है एम्प्लॉय का। ठीक है, और ये स्किल लेता है एम्प्लॉय का। ठीक है, और एम्प्लॉय का स्किल लेके ये बहुत सारा पैसा बनाता है। ठीक, और जो इन्वेस्टर है वो क्या करता है? पैसा लगाता है, पैसा लगाता है, और ये बहुत सारा पैसा कमाता है। अगर इसमें कोई एग्री नहीं करते हैं तो वो बताइए। आई थिंक सब एग्री कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन के हिसाब से बात करूं तो आपको जान के हैरानी होगा कि 98% पॉपुलेशन जो है, 98% पॉपुलेशन जो है वो इस सेगमेंट में आता है, और सिर्फ 2% पॉपुलेशन है जो इस सेगमेंट में आता है। समझ के? ये इसमें कुछ मैं आपको समझा दूं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये बिग बिजनेसमैन कौन है? बिग बिजनेसमैन वो हैं जिनके पास कम से कम 1000 लोगों के एम्प्लॉय है। ठीक है, तो इस तरह के ऑनर और एक बड़े बड़े इन्वेस्टर जो कि 100 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, ये आपके नियर बाय में कोई है? आस पड़ोस में? नो सर। नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके आस पड़ोस में एक ऐसा आदमी जरूर होगा जो कहीं काम कर रहा है, या फिर अपना कोई दुकान चालू कर रहा है, या डॉक्टर है, या जो भी है। तो ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय इसी सेगमेंट में है। इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, वो 98% पॉपुलेशन इस सेगमेंट में पड़ता है, ई और एस वाले में, और बाकी जो सेगमेंट है वो इस सेगमेंट में पड़ता है। एक सेकेंड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? सर ये वाला एक बार दोबारा से बता दीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसा आदमी है जो कि 1000 लोगों को अपने कंपनी में काम दे रखा है? शायद नहीं। और कोई ऐसा आदमी है जो 100 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट कर रहा है? शायद नहीं। आस पड़ोस में कौन सा आदमी ज्यादा है? या तो वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या तो वो अपना दुकान चालू कर रखा है, चाहे वो डॉक्टर होगा, या किराने वाले होंगे, या कोई भी अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे होंगे। इस सेगमेंट में जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है,
और इस सेगमेंट के पॉपुलेशन कम है। तो पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो उस वर्ल्ड के पॉपुलेशन के हिसाब से 98% पॉपुलेशन इस सेगमेंट में पड़ता है, ई और एस वाले में, और 2% पॉपुलेशन जो है वो बी और आई वाले में आता है। ये क्लियर हो गया? यस सर। हाँ। और जब हम पैसे की बात करेंगे तो ये ठीक उल्टा है। ये जो सेगमेंट है पॉपुलेशन का, ये इनके पास पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 2% पैसा है और इनके पास 98% पैसा है। इस बात को मानते हैं? यस सर। जैसे मानो आप फ्लाइट में भी कहीं जाते हो तो फ्लाइट भी तो किसी इसी सेगमेंट वाले आदमी का है, तो हम पैसा देते हैं, पैसा इसके पास जाता है, तो ऑब्वियसली सारा पैसा तो इसी के पास चला गया। मानो आपने 100 रुपए या आपने मानो 1 लाख भी लिया, तो हम क्या करते हैं, 1 लाख लेते हैं तो साड़ी खरीद लिया या हम कुछ कपड़े खरीद लिए, उसका हम कहीं हम कोई शेयर्स खरीद लेंगे या हम कुछ उसमें एफडी वगैरह कर देंगे, कुछ इसी तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे, सोचेंगे कि हमारे पास पैसा हमारे पास है। बट होता क्या है, ये दोनों जो सेगमेंट है वो पैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन दोनों को दे देता है, तो सारा पैसा इनके पास होता है और कुछ पैसा इनके पास रहता है। और यही रीजन है कि ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो लाइफ में है वो मानिए या ना माने, ये आ गया है एक ऐसा चीज जिसको हम बोलते हैं पैसा। पैसा ही है जो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है लाइफ में। इसमें कोई शक है? नो सर। नो ठीक है। सर। हाँ, तो यही रीजन है कि ये जो पैसा है ना, इसी के लिए लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों? कि हमारा लाइफ जो रिटायरमेंट है वो अच्छा हो जाएगा। रिटायरमेंट वगैरह के लिए हम लोग फिर बात करते हैं, या फिर अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए हम बात करते हैं। तो कुछ भी हम बात करें, हर एक में पैसा लगता ही है। करेक्ट? और इसीलिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। इतना क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब इस क्वाड्रेंट के आदमी इस क्वाड्रेंट में क्यों नहीं जा पाते? मतलब एक आदमी एम्प्लॉय, वो भी वही खाना खाता है, बिग बिजनेसमैन भी वही खाते हैं, ये जो हवा ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वो ये भी कर रहे हैं। करेक्ट? तो ऐसा क्या है कि इधर वाले के पास पैसा नहीं है और इधर वालों के पास पैसा है? ऐसा क्या है? क्योंकि ये दूसरों के लिए काम करते हैं, अपने लिए नहीं करते। नहीं मैम, वो उनकी मजबूरी बन गई है। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा है। किस तरह के माइंडसेट की हम बात कर रहे हैं? इधर की लोग जो हैं वो सेफ्टी देखते हैं, ठीक है, और इधर जो हैं वो लोग क्या करते हैं, रिस्क का इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। इधर के लोग सिक्योरिटी देखते हैं, जैसे फिक्स वो गवर्नमेंट जॉब, फिक्स जॉब। इधर की जो जो लोग हैं वो बेसिकली संपत्ति को क्या बोलते हैं, ये एक प्रॉपर्टी। लीगेसी की तरफ देखते हैं कि मेरे पास कितना पैसा हम इसे बना सकते हैं, ये विजन पे चलते हैं। इनको चाहिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब आज ही मेरा अमाउंट डाला और तुरंत ही मेरे पास पैसा आ जाना चाहिए, ठीक है। ये इनका थॉट रहता है। मैं इसको थोड़ा इधर लेके चलता हूँ, ठीक है, यहाँ ले लेता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। इनका रहता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। इधर वाले का है डिले ग्रेटिफिकेशन। जैसे जियो जब आया था तो जियो क्या एक ही दिन में इतना पैसा बना लिया? आपको शायद पता हो कि जियो ने सबसे पहले अपने सारा जो लाइंस वगैरह जो काम किया था ना, फाइबर का और कहीं भी, वो पहले फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह बिछाने में ज्यादा पैसा लगा दिया। जब वो पैसे वहां से कंप्लीट हुए तब जाके हुई उसने कुछ नया सिस्टम वगैरह ये सब जितने भी हैं सब बनाना स्टार्ट किया। पहले तो वो फ्री में इंटरनेट बांट दिया। इंटरनेट फ्री में बांटने के बाद इन्होंने फिर वो प्लान लेके आए कि माई जियो का 199 रुपीज का प्लान लेके आए। और उसके बाद आपको भी पता है कि ये किस तरह से फिर ये सेगमेंट चालू हुआ, ठीक है। तो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे रहते हैं, ये डिले ग्रेटिफिकेशन पे रहते हैं, ठीक है। इनका क्वेश्चन होता है कैसे करना है, हाउ, ठीक है। और इनका रहता है वाई, ठीक है।
क्यों करना है। तो ये माइंडसेट है, वो यही डिफरेंस है हमारे इस क्वाड्रेंट का, मतलब ई और एस वाले क्वाड्रेंट का, और बी और आई वाले का माइंडसेट है, जो कि इन दोनों को आपस में चेंज करता है। क्लियर है? हम अपने कस्टमर को जब भी आगे बात करेंगे तो हमारा क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम उससे इन्वेस्टमेंट की बात कराएंगे, तो हमें बोलना है कि सर आपको पैसों की या इन्वेस्टमेंट की क्यों जरूरत है। हाउ तो अपने आप लोग समझ जाएंगे, वो तो समझ में आ गया, लेकिन क्यों करना है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जैसे हमने क्या बोला कि कॉलिंग करनी है, कॉलिंग तो आपको आती ही है, कॉलिंग कॉलिंग में क्या है, सिर्फ बोलना ही तो है। करेक्ट? आप लोगों का क्वेरी जब हम जब स्टार्ट कर रहे थे सेशन, या कल परसों जब भी हमारी बात हुई थी, आपका था कि सर कैसे करना है, पर किसी ने कुछ पूछा नहीं कि सर यही क्यों करना है, हम कुछ और क्यों नहीं कर सकते। राइट? तो हमारा जो भी टारगेट होगा कस्टमर से, वो वाई पे होगा। इस चीज में अगर हम वाई उनका क्लियर कर देना किसी भी आदमी का, कि सर आपका ये इन्वेस्टमेंट या क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट है या जो भी चीजें हैं, ये क्यों आपके लिए अभी जरूरी है। जैसे मैंने आपको क्या बताया पहले स्टार्टिंग में, लास्ट में मॉर्निंग में बताया था कि एक आदमी 6 लाख लेके एंटर किया क्रिप्टो में 4 साल पहले, और आज के डेट में वो कम से कम 64 लाख का अर्निंग कर चुका है, और उनको कुछ भी नहीं पता था। तो उनका अपना वाई क्लियर करना था कि मेरे को मेरा पैसा बड़ा करना है, यही रीजन था कि वो इसमें एंटर किए। हमारे कस्टमर्स को हम जिसको भी टारगेट करेंगे, वो हमें वाई पे उस पे काम करना होगा कि सर आपको इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है, तभी वो इंटरेस्ट होगा या हमसे हमारे साथ काम करेगा। ये चीज क्लियर हो गया सबको? यस सर। जी। तो वाई इन्वेस्टमेंट में इतना ही है। अब इसको थोड़ा सा मैं और बता दूं, अगर अगर कोई आदमी बोलता है कि मैं अपने आप ही करोड़पति बन जाऊंगा, आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर कोई ऐसा बोलता है, तो उनके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आप चाहो तो नोट कर लो। क्वेश्चंस हैं, इससे ठीक है, हम मान लिए कि आप पैसा बहुत ज्यादा कमा लोगे, तो क्या आप एक बिग बिजनेस में बन सकते हो आने वाले लेट्स से 5 या 6 महीने में, जिसमें आपके 1000 एम्प्लॉयज आपके लिए काम करना स्टार्ट कर दें? आंसर है हाँ, हो सकता है। पर उसके लिए क्या चाहिए? बहुत बड़ा फंडिंग चाहिए। फंडिंग तो ठीक है, बट फंडिंग के साथ साथ एक एक्सपीरियंस भी तो आएगा। वो एक्सपीरियंस अगर नहीं है, तो वो तो पैसा पूरा डूब जाएगा। करेक्ट? अगर कोई आदमी बोलता है कि नहीं, हम अच्छा खासा फंड लगा के हम इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है सर, इन्वेस्टमेंट कर लो, पर किस में इन्वेस्टमेंट करोगे? क्या आपको इन्वेस्टमेंट का नॉलेज है? नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस है? क्या वो जो इन्वेस्टमेंट है, आप अपने हिसाब से कर रहे हो, या फिर किसी को दे रहे हो कि आपके लिए पैसा बढ़ाए, जैसे अपना बैंक हो गया, एसआईपी हो गया, उनको दे रहे हो? तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। सबसे पहला, आप अब बिजनेस बन सकते हैं, आपके पास बहुत सारी फंडिंग चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं तो आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट, अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो फिर नॉलेज का भी मतलब ये नहीं कि हाँ मैंने सुन लिया तो मेरे को नॉलेज हो गया। हमें उसका एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए। अगर उसका एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है या किसी के पास नहीं है, और वो पैसा किसी भी इन्वेस्टमेंट में डाल देगा, तो ऑब्वियसली वो डूब जाएगा। राइट? तो ये चीज भी हमें उनको क्वेश्चन पूछ के एजुकेट करना है। फिर आता है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। तो हम जिस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, वो सिस्टम जो है, वो ऑलरेडी उसमें 10 लाख लोग, मतलब जो अगर हम जिस सिस्टम की भी बात करेंगे, उसमें 10 लाख लोग ऑलरेडी हमारे साथ एसोसिएटेड है। ठीक है? इसको अभी कम से कम 8 महीने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। ठीक है? सपोर्ट सिस्टम की बात करें, तो हमारे पास कम से कम 10 लाख लोगों का सपोर्ट सिस्टम है। सपोर्ट सिस्टम भी वंडरफुल है। ठीक है? तो
एक अच्छे खासे सिस्टम में क्यों नहीं जाना चाहिए? तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप चाहो तो कस्टमर से पूछ सकते हो, और उनका जो वाई है वो क्लियर करके कि आपको ये क्यों करना चाहिए। अगर ये चीज आपने इसको डील को क्रैक कर लिया, तो आपको इसमें जो 5 दिन तो छोड़ो, आप तो एक ही दिन में सारे के सारे जो भी आपके टारगेट्स है ना वो सब मीट हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसमें और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। सर मेरे को ना एक बार फिर से स्टार्टिंग से फिर से बता दीजिए, मुझे उस समय ना साउंड नहीं आ रहा था, सिर्फ मैं लिखा हुआ ही अंडरस्टैंड कर पा रही थी। ओके ठीक है, मैं एक बार समराइज कर दूंगा लास्ट के 5 मिनट में। किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। बोलिए सर। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो आप मीटिंग में जो रिकॉर्डेड होते हैं ये हमें प्रोवाइड हो सकते हैं सर? हाँ मिलेगा। ओके सर, बस यही पूछा था। हम्म। जी सर वैसे जो कस्टमर को है, मुझे उनको समझाना किस तरीके से होगा कि जिससे वो कन्विंस हो जाए? मैम वो सब हम डिस्कस करेंगे। ओके। ठीक है, वो हमारा जैसे जैसे देखिए, हम जिस हिसाब से फ्लो मैंने डिजाइन किया हुआ है ट्रेनिंग का, उसको आप प्रॉपरली फॉलो करोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ओके सर। ठीक है। ओके ज्योति मैम, मैं एक बार जस्ट आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। थैंक ठीक यू है। सर, थैंक यू सो मच। हमने बोला कि कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो है कम से कम 3 साल का इन्वेस्टमेंट होता है। मिड टर्म की हम बात करें तो 3 साल से लेके 7 साल का होता है। लॉन्ग टर्म की बात करें, 7 साल एंड अबव जितने भी होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। जैसे कोई SIP हुआ तो SIP 3 या 4 साल का होता है, FD 3 या 4 साल का वॉइस होता है। ब्रेक हो रही है। बाकी के लिए भी ब्रेक हो रहा है या सिर्फ एक जगह ब्रेक हो रहा है? नहीं सर, साउंड क्लियर आ रहा है आपका, नो प्रॉब्लम। आपका साउंड क्लियर आ रहा है, हो सकता है मैम का ही इशू हो। आपका साउंड क्लियर आ रहा है सर। ठीक है। तो अभी क्लियर आ रहा है। ठीक है, तो जो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म के अंदर मतलब मैं जैसे बताया SIP है, SIP 3-4 साल के लिए होता है, FD 3-4 साल के लिए होता है, RDs उसी हिसाब से हैं। तो वो आपका शॉर्ट टर्म में अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। ये मिड टर्म की बात करें तो जैसे हमारे कुछ पॉलिसीज होते हैं 10 साल का, 12 साल का, उसके लिए मिड टर्म के लिए ठीक है इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म में हमारा जैसे गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ये सारे सेगमेंट्स आ जाते हैं लॉन्ग टर्म में। तो ये सब इन्वेस्टमेंट्स तो ठीक है, पर जैसे अब क्रिप्टो की हम बात करें तो क्रिप्टो शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा गेन देके जाता है। ये सब तो ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? तो इन्वेस्टमेंट क्यों करने के लिए हमने बताया कि इसको थोड़ा, सबके अलग अलग व्यूज हैं, पर मैंने पर्सनली जिनका व्यूज थोड़ा ज्यादा समझ पाया, कोरिलेट कर पाया था, वो थे रॉबर्ट T कियोसाकी। वो एक अमेरिकन है और वियतनाम के लड़ाई में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने पहले काफी रियल एस्टेट में काफी सारा घर खरीदा, बाद में वो स्टॉक्स वगैरह में, शेयर्स में भी डील किए, और 45 के एज में वो पूरा का पूरा फाइनेंशियल फ्री हो गए। फाइनेंशियल फ्री होने का मतलब ये हो गया कि उनके पास बहुत सारा टाइम था और बहुत सारा पैसा था। टाइम इतना कि जितना पैसा है उसको यूज करें तो पैसा खत्म ना हो, और पैसा इतना कि जितना भी टाइम उसमें लगाएंगे उस पैसे को खत्म करने के लिए, तो वो टाइम भी उनके लिए बहुत ज्यादा था। तो वो कुछ कर नहीं, मतलब फाइनेंशियली फ्री हो गए थे, इंडिपेंडेंट हो गए। तो उन्होंने बुक लिखा। बुक जो पहला उन्होंने लिखा उसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। ये एक बहुत ही हॉट सेलिंग बुक रहा है आज तक के टाइम का। और उस बुक में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया था ESBI का। E का मतलब होता है एम्प्लॉय, S का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय, B का मतलब है बिग बिजनेसमैन, और I होता है इन्वेस्टर। एक एम्प्लॉय अपना टाइम और स्किल्स देके पैसे कमाता है, एक सेल्फ एम्प्लॉय भी टाइम देता है, स्किल देता है और अपना पैसे कमाता है।
सेल्फ एम्प्लॉय कौन हो सकता है? सेल्फ एम्प्लॉय हो गया जैसे आपका एक बिजनेसमैन हो गया छोटा सा, डॉक्टर हो गए या कुछ लॉयर हो गए, ये सब सेल्फ एम्प्लॉय के कैटेगरी में आते हैं। हाँ, आप बोलोगे कि किसी का शॉप है, उसके 50-60 लोग हैं और वो भी बिजनेस कर रहा है तो वो बिजनेसमैन है, ऐसा उनके डेफिनेशन में नहीं है, वो भी एक सेल्फ एम्प्लॉय ही है। अगर वो अपना शॉप छोड़ दें मुश्किल से 1 महीना तो भी नहीं चलेगा। अगर वो 6 महीने तक अगर बिजनेस नहीं चला, पैसे नहीं आए, तो लोगों का सैलरी वैलरी तो छोड़ो कि उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो वो सेल्फ एम्प्लॉय वाला ये जो सेगमेंट है ई और एस, उसमें इसी तरह का है। और बिग बिजनेसमैन में क्या होता है कि इनके पास 1000 से ज्यादा लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं, जैसे टाटा हो गए, अंबानी हो गए, तो ये लोग इस सेगमेंट में आते हैं। ये अपने एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के स्किल्स को लेके काफी पैसा कमाते हैं। इन्वेस्टर वो लोग हैं जो 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग करते हैं। इसमें वो पैसा डालते हैं और भी पैसा डालते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं। वर्ल्ड के पॉपुलेशन को अगर हम देखें तो 98% जो लोग हैं वो ई और एस, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के सेगमेंट्स में आते हैं। अगर हम बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की बात करें तो सिर्फ 2% वर्ल्ड के पॉपुलेशन इस सेगमेंट में आते हैं। अगर हम पैसे की बात करें तो 2% जो पैसा है ये 98% पॉपुलेशन के पास है, और 98% जो पैसा है वो 2% इस पॉपुलेशन के पास है। और ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हुआ? वो इस वजह से कि इन सब का जो माइंडसेट है वो उस तरह से बना हुआ है। अगर आज के डेट में आपको भी लेट से 1 लाख मिल जाए तो आप जहां तक मेरे को समझ में आता है, या तो आप ड्रेस खरीदेंगे, या तो आप अपने कोई स्टॉक्स खरीदेंगे, या तो आप एसआईपी करेंगे, शेयर्स लेंगे, तो कहीं ना कहीं अपने पैसे को उसको रखेंगे, या तो आप बैंक में डिपॉजिट कर लेंगे। बट अगर आप इसको पूरे चीज को अगर ब्रॉड वे में समझें तो हम क्या करते हैं कि वो जो भी पैसा आता है उसको उठा के हम यही बिग बिजनेस में और इन्वेस्टर का जो सेगमेंट है उसको हम सारा पैसा दे देते हैं। चाहे आप उसमें एयरलाइंस की बात कर लो, चाहे आप इसमें कोई शॉप की बात कर लो, मतलब कुछ भी आप बात कर लो, वो सारा का सारा पैसा बिग बिजनेस में और इन्वेस्टर के पास चला जाता है। तो ये माइंडसेट है जो कि ऐसा कराता है। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट है कि इधर जो हमारे ई और एस वाले लोग हैं वो सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब आज ही पैसा डाला और आज ही बेनिफिट चाहिए, और ये कोई भी काम को पता है कैसे करना है। ये सारे सेगमेंट, ये सारे रीजन है जिसके वजह से उनका थॉट डेवलप हुआ पड़ा है इस तरह का, और वो एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉय के सेगमेंट से बाहर नहीं निकलते। जब हम बात करें माइंडसेट बिग एम्प्लॉयर इन्वेस्टर का, तो उनको जो भी रिस्क होता है उसको वो इवेल्युएट कर लेते हैं, और वो 1 या 2 महीने के लिए नहीं, एक लीगेसी के लिए काम करते हैं। लीगेसी का मतलब आने वाले कम से कम 10-15 साल को सोच के फिर काम करते हैं, या उससे ज्यादा का। और इनका डिले ग्रेटिफिकेशन होता है। एग्जाम्पल मैंने दिया था जियो का। जियो जब स्टार्ट हुआ था तो उसने पूरे इंडिया में पहले ऑप्टिकल फाइबर ही बिछा दिया। ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने के बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने फ्री में इंटरनेट बांट दिया, बहुत सारे कस्टमर आ गए। फिर उसके बाद उन्होंने 100 रुपए का माई जियो प्लान निकाल दिया, और बहुत सारे लोग वहां से निकल भी गए। तो अब जो पैसा बचा था, जो पैसा हुआ, जो उनके पास आया, वो अपने आप में इतना आ गया कि जितना उनका एक्सपेंस था उससे ज्यादा का पैसा उनके पास आ गया। और अब जो भी उनको आ रहा है वो सब उनका प्रॉफिट है। अभी भी चाहे तो वो फ्री में दे दें, बट वो ट्राई के कुछ वो है, गाइडलाइन है, जिसके वजह से उनको पेमेंट लेना पड़ रहा है। ठीक है। और इन सब का रीजन होता है माइंड का कि क्यों कर रहे हैं। वाई एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके वजह से बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर काम करते हैं। हम अपने कस्टमर से जब भी बात करें तो हमारा एक वाई वाला जो फैक्टर है वो कस्टमर का निकालना बहुत जरूरी है, कि अगले को इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, व्हाट इज द रीजन। हो सकता है वो उसका बेटर रिटायरमेंट हो सकता है उसका एजुकेशन हो सकता है कि उसके बहुत सारे पैसे उसको कमाने हो। तो ये सब कुछ रीजन है जिसके वजह से वो जो वाई है वो फैक्टर उनका निकल सकता है। तो ये हम आगे के सेशंस में या बाद में हम बताएंगे कि ये वाई के कौन कौन से और फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोगों से बात कर सकते हैं। ठीक है। अब मैंने फिर बताया कि अगर कोई बिग बिजनेसमैन अगर आता है, या कोई भी एक आदमी है वो चाहता है कि मैं बिग बिजनेस बन जाऊं, तो वो बन सकता है।
1000 एम्प्लॉय को वो रख ले और उसको सैलरी वैलरी सब दे दे, तो फंडिंग्स का मतलब बहुत सारा लाके वो कर सकता है, बट उसको वो एक्सपीरियंस नहीं होगा इतने लोगों को हैंडल करने का। तो लास्ट क्या होगा, वो कोलैप्स कर जाएगा, लोग आएंगे पैसे लेके चले जाएंगे और उनका काम भी नहीं हो पाएगा। अगर टाटा की हम बात कर रहे हैं तो एक एम्प्लॉय के ऊपर काफी टाइम देते हैं और आपको भी पता है कि किस तरह से फिर लोग परफॉर्म करते हैं। बट एक जनरल कोई आदमी खड़ा हो जाए कि मैं टाटा का जगह ले लूंगा, तो पॉसिबल नहीं है, कितना भी पैसा लगा दे वो कोलैप्स कर जाएगा। अगर कोई आदमी इन्वेस्टर बन के आता है और वो उसको नॉलेज नहीं है मार्केट का, उसको सेगमेंट नहीं पता कि किस में इन्वेस्ट करना है। अगर आपने यूट्यूब पे वो देखा होगा, शार्क टैंक भी एक बहुत अच्छा एपिसोड आया था, तो लोगों ने पैसा डालने से पहले काफी एनालाइज करते थे, उसके अगले के बिजनेस को समझते थे। तो अगर कोई इन्वेस्टर आके सिर्फ पैसा पैसा ही डाल देगा और उसको नॉलेज नहीं रहेगा, तो वो भी उसका कोई काम का नहीं है, और ना ही एक्सपीरियंस रहेगा, तो वो भी डूब जाएगा सारा पैसा। ठीक है, तो ये चीज मैंने फिर बताया, और फिर लास्ट में हमने उसको बताया कि जो हमारा जो काम है वो क्या है, कि हम कम से कम 10 लाख लोगों से एसोसिएट हो चुके हैं, जो सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं, 8 महीने से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, और इसका सपोर्ट सिस्टम जो है वो 10 लाख लोग ही हैं जो कि इसमें सपोर्ट सिस्टम है, और हम उसके बारे में अच्छा खासा डिटेल और नॉलेज और ये सब जो भी चीजें हैं वो हम शेयर कर रहे हैं। तो जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं वो अपने आप में ही बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, और आने वाले टाइम में ये काफी अच्छा इंडस्ट्री प्रूव होके आएगा। ठीक है, तो यही चीज मेरा पूरा समरी है, और हमें अपने कस्टमर से उनके वाई पे काम करना होगा, और कुछ 12-13 चीजें हैं वो आपको टाइम टू टाइम बीच बीच में बताते रहूंगा, तो आपको और क्लैरिटी आएगी। यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। No, sir. No, Now I sir. understand. नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट मीटिंग कौन सा है और कितने बजे है? 2 बजे। जी नेक्स्ट है 2 बजे। व्हाट इज ट्रेडिंग एंड व्हाट इज होल्डिंग? ठीक है, ठीक है, हम 2 बजे ट्रेडिंग और होल्डिंग के बारे में बात करेंगे। ओके Okay, sir. ठीक है, ठीक है, ओके, ओके सर, थैंक यू। वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, एक बार फिर से समराइज करने के लिए मैं और अच्छे से समझ पाई। थैंक यू सर।